हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस, जो कि बहुत कम क्वेश्चन में हमें बहुत सारा सीखने को मिलेगा। और ये क्वेश्चन है एनएचएम स्टाफ नर्स प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, जुलाई 2021 में इसका एग्जाम हुआ था। तो आइए हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, द मेन स्टेप द मेन स्टेप टू बी डन बाई फर्स्ट एडर इन एन एमरजेंसी सिचुएशन। एक एमरजेंसी सिचुएशन में कोई फर्स्ट एड देने वाला कौन सा स्टेप लेगा? ठीक है, पहला है उसमें मेक द एरिया सेफ, दूसरा ऑप्शन है इवालुएट द इंजर्ड पेशेंट कंडीशन, तीसरा है सीक हेल्प और चौथा है ऑल ऑफ दीज। तो इसमें से क्या लेगा? तो राइट आंसर विल बी ऑल ऑफ दीज। कैसे होगा कि पहले पहले ये दे रखा है मेक द एरिया सेफ, बिल्कुल एरिया को सेफ बनाना है। अगर जैसे पेशेंट रोड साइड है, एक्सीडेंट हुआ है उसका, तो सबसे पहले हमें वहाँ से क्राउड को हटाने की कोशिश करनी है और पेशेंट को एक साइड में लेके जाना है ताकि और इंजरी से बचा जा सके। दूसरा है इवालुएट द इंजर्ड पेशेंट कंडीशन, उस पेशेंट की कंडीशन देख रही है हमें। अगर कोई ज़्यादा ब्लीडिंग वगैरह कुछ हो रही है तो हमें उस पर ध्यान देना है। या फिर स्पाइनल इंजरी है तो हमें देखना है उसको मूवमेंट नहीं कराना, ऐसा कुछ हमें कुछ पहले ही देखना है कि ज़्यादा कुछ चोट नहीं आई, फिर कहाँ कहाँ पे कैसी चोट आई, ब्लीडिंग वगैरह सब कुछ हमें देखना है। ठीक है, तीसरा है सीक हेल्प, हमें हेल्प के लिए किसी को बोलना है। अगर कोई आसपास में मोबाइल वगैरह लेके खड़ा है तो उसको बोलना है कि वीडियो बाद में बनाए, पहले एम्बुलेंस को कॉल करें। तो ये सब भी हमें देखना है। तो इसमें तो सारे इंटरवेंशन हम करेंगे ऐसी सिचुएशन, एमरजेंसी सिचुएशन में हम सारे इंटरवेंशन करेंगे। तो ऑल ऑफ दीज विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। ऑल द फॉलोइंग आर एम्स ऑफ फर्स्ट एडर एक्सेप्ट, एक्सेप्ट आ गया तो एक्सेप्ट का ध्यान रखना है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एम्स ऑफ फर्स्ट एडर, फर्स्ट एडर के कौन सा एम होगा? तो टू प्रिजर्व लाइफ पहला है, टू प्रिजर्व लाइफ, दूसरा है टू प्रिवेंट इंजरी, तीसरा है टू प्रमोट रिकवरी, चौथा है टू हेल्प एंश्योर सेफ ट्रांसपोर्टेशन। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर विल बी टू प्रिवेंट इंजरी। हाँ जी, कैसे होगा ये समझ लीजिए। ऑप्शन पहला दे रखा है टू प्रिजर्व लाइफ, फर्स्ट एड देने वाले का ये एम होगा कि उसकी जो मरीज है, पेशेंट है, उसकी लाइफ सेव करनी है। अगर इमरजेंसी कंडीशन के अंदर पेशेंट है तो हमें देखना है। ठीक है, दूसरा है प्रिवेंट इंजरी, पेशेंट को पहले से इंजरी हो रखी है, वो फर्स्ट एड दे रहा है, तो प्रिवेंट इंजरी का तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि पहले से उसको इंजरी हो रखी है तो हम प्रिवेंट नहीं कर सकते, हम उसको ट्रीट कर सकते हैं या फिर हम उसको केयर दे सकते हैं। ठीक है, तीसरा है टू प्रमोट रिकवरी, हम उसको अगर इंजरी हो गई है तो हम उसको रिकवरी को प्रमोट कर सकते हैं। चौथा ऑप्शन है हेल्प टू इंश्योर सेफ ट्रांसपोर्टेशन, हमें सेफ ट्रांसपोर्टेशन को इंश्योर करना है, एम्बुलेंस वगैरह उसके लिए आ जाए या फिर सही से वो हॉस्पिटल पहुंच जाए, तो ये भी हमें देखना है। तो राइट आंसर विल बी टू प्रिवेंट इंजरी, क्योंकि ये एक काम नहीं होगा फर्स्ट एड देने वाले का। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, ए पर्सन हु इज ऑन इनवेलिंग कैथेटर, इनवेलिंग कैथेटर पे है, एक्सप्रेस हर नीड टू यूरिनेट, यूरिनेट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग इंटरवेंशन नीड्स टू बी डन फॉर द पेशेंट, एक पेशेंट इनवेलिंग कैथेटर पे है और वो यूरिन करना चाहता है, तो नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा आपका, ये देखना है। तो ऑप्शन पहला ऑप्शन है टेक हर टू रेस्ट रूम, ऑप्शन टू चेक द पेटेंसी ऑफ द कैथेटर, ऑप्शन थ्री है रीअश्योर दैट सी कैन नॉट वॉइड, ऑप्शन फोर है कलेक्ट स्पेसिमेन फॉर यूरिनलाइसिस। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर विल बी टू चेक द पेटेंसी ऑफ कैथेटर। हाँ जी, कैसे? इनवेलिंग कैथेटर पे है, ऑलरेडी उसको कैथेटर लगा हुआ है, तो वो यूरिन के लिए बोल रहा है, मतलब कहीं ब्लॉक हो सकता है। तो सबसे पहले हमें यही देखना है कि शायद कैथेटर ब्लॉक हो गया या फिर कहीं से उसके ऑब्स्ट्रक्शन आ गया। तो अगर यूरिन कैथेटर बहुत लंबे टाइम से लगा हुआ है तो उसमें ब्लॉक हो सकता है, तो वो हमें एश्योर करना है कि कहीं ब्लॉकेज तो नहीं है। ठीक है, ये हमारा सबसे पहला काम होगा। ठीक है, चेक द पेटेंसी ऑफ द कैथेटर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, ए न्यू बोर्न दैट इज अबव द 19th परसेंटाइल ऑन द इंट्रायूट्राइन ग्रोथ कर्व इज टर्म्ड। ठीक है, तो ऑप्शन पहला ऑप्शन होगा पोस्ट टर्म बेबी, दूसरा है लार्ज फॉर गेस्टेशनल एज, तीसरा है स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज, चौथा है प्री टर्म बेबी। तो क्या होगा? राइट आंसर विल बी लार्ज फॉर गेस्टेशनल एज। अच्छा, कैसे होगा? नॉर्मल वेट होता है बेबी का 2.5 kg, ठीक है, और 2.8 भी होता है। ठीक है, तो ये है इसका एक चार्ट है 10 to
90 परसेंटाइल इसको इसमें कैटेगराइज किया गया। जो 10 परसेंटाइल के नीचे जो बेबी आएंगे, 10 परसेंटाइल के जो नीचे बेबी आएंगे उनको हम बोल देंगे स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज, और 19 परसेंटाइल के ऊपर जो बेबी आएंगे उनको हम बोल देंगे लार्ज फॉर गेस्टेशनल एज। ठीक है, इसके बीच में जो भी आएंगे, जितने भी बच्चे आएंगे जिनका वेट आएगा वो होगा एप्रोप्रिएट फॉर गेस्टेशनल एज, उनका वेट एप्रोप्रिएट होगा। तो ये कितना होता है, 10 परसेंटाइल के नीचे 2.5 और 90 पे कितना आएगा 4 kg। ठीक है, 4 kg। अगर इसके बीच में वेट है तो वो नॉर्मल वेट होगा। ठीक है, और ठीक है, ये ऑप्शन आपका क्लियर हो गया। लार्ज फॉर गेस्टेशनल एज क्लियर हो गया। पोस्टम बेबी किसे बोलते हैं, प्रीटर्म किसे बोलते हैं, ये भी हम यहीं पे देख लेते हैं। तो अगर 40 वीक पे बच्चा डिलीवर हुआ है तो वो टर्म बेबी होगा। ठीक है, और 37 से अगर पहले 37 से पहले हुआ तो उसको हम बोल देंगे प्री टर्म बेबी। और 42 वीक के बाद में अगर बेबी बोर्न हुआ है तो उसको हम पोस्ट टर्म बेबी बोल देंगे। 37 से 42 के बीच में हम टर्म बेबी बोल सकते हैं। ठीक है, ये आपके 4 ऑप्शन क्लियर हो गए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अपना क्वेश्चन है द नर्स इज एडमिनिस्ट्रेटिंग इंजेक्शन सेप्ट्रेक्सोन 1.5 ग्राम IV फॉर बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस पेशेंट। 1 vial contain 1 gram. She has dissolved medicine in 2 vials of injection ceftriaxone. Each vial has 10 ml normal saline. How much volume she needs to administer? तो इसमें क्या होगा, आपको क्या क्या ध्यान में रखना, क्या क्या दे रखा है आपको क्वेश्चन के अंदर। 1.5 ग्राम उसको देना है। ठीक है, और अवेलेबल कितनी है, 2 ग्राम अवेलेबल है 20 ml के अंदर। ठीक है, और अपने को 1.5 ग्राम देनी है तो ये 15 ml आ जाएगा डायरेक्ट आंसर। और अगर हम फॉर्मूलेशन निकालें तो डिजायर्ड डोज अपॉन अवेलेबल डोज इनटू वॉल्यूम, इससे भी आप आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, तो राइट आंसर विल बी 15 ml। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच इज द सॉल्यूशन फॉर स्पिलेज ऑफ ब्लड ऑन द फ्लोर। ऑप्शन ए 2% सोडियम हाइपोक्लोराइड, ऑप्शन बी फिनोल मिक्स्ड, ऑप्शन सी साइडेक्स, ऑप्शन डी फॉर्मलिन। तो राइट आंसर विल बी 2% हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन। ठीक है, ये सॉल्यूशन हम यूज में लेते हैं जब ब्लड स्पिलेज हो जाता है फ्लोर के ऊपर। अच्छा, इसमें भी हमें ध्यान में रखना है, अगर ब्लड स्पिलेज लार्ज एरिया में है तो हम 10% भी काम में ले सकते हैं। ये आपको अलग अलग देखने को मिल सकता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है अगर लार्ज एरिया है ब्लड स्पिलेज का तो हम 10% हाइपोक्लोराइड यूज में लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है अपना टाइटनेस ऑफ स्टेर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल रिजल्टिंग इन चाइल्ड्स हेड बीइंग टिल्टेड टू वन साइड रिजल्ट्स इन। स्टेर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल्स की टाइटनेस की वजह से बच्चे की गर्दन ऐसे एक तरफ ऐसे झुक जाती है, उसको हम क्या बोलेंगे। ऑप्शन एक है ब्लंट डिजीज, फर्स्ट ऑप्शन है ब्लंट डिजीज, सेकंड ऑप्शन है टोर्टिकोलिस, थर्ड ऑप्शन है बोटुलिनिज्म, चौथा ऑप्शन है प्लेजियोसिफेली। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर विल बी टोर्टिकोलिस इसका राइट आंसर होगा। और इसको दूसरा नाम भी होता है, क्या होता है, व्री नेक भी हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, वर्टिकल कॉलम के और भी 2-4 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ वर्टिकल कॉलम से रिलेटेड। तो एक है अगर स्पाइनल कॉर्ड ऐसे पीछे की तरफ ऐसे झुकी हुई है, पीछे की तरफ ऐसे बाहर निकल जाती है, तो हम उस कंडीशन को नाम लेते हैं हम काइफोसिस मतलब कुबड़ बोल सकते हो, हम्प, कुबड़ को इंग्लिश में बोलते हैं हम्प, K4 कुबड़, K4 काइफोसिस, आप याद रख सकते हो। एक कंडीशन होती है जिसमें आपकी जो वर्टिकल कॉलम है ऐसे अंदर की तरफ धंस जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम टर्म बोलते हैं लॉर्डोसिस। और एक हम देखेंगे, ये अपना सारा लेटरल व्यू है, ये भी लेटरल व्यू है क्योंकि ये पीछे की तरफ निकली हुई है, और ये लेटरल व्यू है, इससे हम देखते हैं आगे की तरफ अपनी जो वर्टिकल कॉलम निकली हुई है। अगर हम सामने से या फ्रंट से, पीछे से या फिर सामने से देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि अगर वर्टिकल कॉलम वैसी देखने को मिलती है, उसमें हम टर्म को नाम देंगे स्कोलियोसिस हम उसको नाम देंगे। उसको क्या बोलेंगे, स्कोलियोसिस मतलब साइड, एज फॉर साइड, लेटरल कर्वेचर ऑफ वर्टिकल कॉलम हम
उसको बोलेंगे स्कोलियोसिस। ठीक है, ये तीन थी वर्टिब्रल कॉलम से रिलेटेड आपको ध्यान रखनी है। एक होता है ये ब्लंट डिजीज होती है, ये होती है पैथोलॉजिकल डिजीज होती है बोन की। और बोटुलिज्म ये आपको बच्चों में देखने को मिलेगा। प्लेजियोसिपेली, इसमें प्लेजियोसिपेली में क्या होता है, प्लेजियोसिपेली में आपको जो हेड है अपना, कोई बच्चा है छोटा बच्चा, अगर वो एक ही पोजीशन में फ्लैट उसी पोजीशन में अगर लेटा रहता है कंटिन्यूस बहुत लंबे टाइम के लिए, तो उसका हेड फ्लैट हो जाता है, उसको हम बोलेंगे प्लेजियोसिफेली। उसको हम क्या बोलेंगे, प्लेजियोसिफेली। और ये बोटुलिनिज्म होता है, वो होता है अपने एक क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनियम नाम से, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनियम नाम से एक बैक्टीरिया होता है, उसके पॉइजन की वजह से अपने को देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, द फॉलोइंग सिंड्रोम इज ट्रिगर्ड बाय द यूज ऑफ सेलिसाइक्लेट्स रिजल्टिंग इन ब्रेन स्वेलिंग एंड लीवर फेलियर। तो पहला ऑप्शन है बोटुलिज्म, दूसरा है रे सिंड्रोम, तीसरा है डाउन सिंड्रोम, चौथा है इनबोर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा सिंड्रोम है जो कि सेलिसाइक्लेट के यूज से होता है और रिजल्टिंग जिसकी वजह से ब्रेन स्वेलिंग और लीवर फेलियर हमें देखने को मिलता है। तो राइट आंसर विल बी रेज सिंड्रोम। रेज सिंड्रोम होता है। रेज सिंड्रोम क्या होता है, सेलिसाइक्लेट्स यानी एस्पिरिन, सेलिसाइक्लेट्स ग्रुप की ही ड्रग है एस्पिरिन, जिसकी वजह से जो जिसके साइड इफेक्ट की वजह से और हमें रेज सिंड्रोम देखने को मिलता है। और किस में देखने को मिलता है, चाइल्ड में। इसलिए एस्पिरिन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड 3 to 6 ईयर एज ऑफ चाइल्ड। 3 से 6 साल के बच्चों में ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है, क्योंकि ये कॉज कर सकती है रेज सिंड्रोम। और रेज सिंड्रोम में हमें ब्रेन स्वेलिंग और लीवर फेलियर देखने को मिलता है। बोटुलिज्म, बोटुलिज्म एक क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनियम नाम के जो बैक्टीरिया है उसकी वजह से कोज होती है। ठीक है, उसके पॉइजन की वजह से कोज होती है। और डाउन सिंड्रोम क्या होता है, डाउन सिंड्रोम होता है ट्राइजोमी ऑफ 21 क्रोमोसोम। जो 21वां गुणसूत्र है उसकी ट्राइजोमी की वजह से हमें डाउन सिंड्रोम देखने को मिलता है। ठीक है, एक होता है एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम किसकी वजह से होता है, 18th क्रोमोसोम की वजह से। और एक होता है पटाऊ सिंड्रोम, ये किसकी वजह से था, 13 क्रोमोसोम की वजह से। 13 क्रोमोसोम की वजह से हमें ये ट्राइजोमी के डिसऑर्डर हैं जो हमें देखने को मिलते हैं। 21 क्रोमोसोम की वजह से डाउन सिंड्रोम, और 18 क्रोमोसोम की वजह से एडवर्ड सिंड्रोम, और 13 की वजह से पटाऊ सिंड्रोम हमें देखने को मिलता है। इनबोर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म क्या होता है, इनबोर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म का मतलब कि बच्चे को जन्म से ही ऐसा डिजीज या डिसऑर्डर होता है जिसकी वजह से जो फूड है उसका मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता है, जैसे PKU फिनाइल कीटोन यूरिया, ये इसका एग्जाम्पल है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ए न्यूबॉर्न इज मिकोनियम स्टेन, मिकोनियम प्रेजेंट इन द माउथ, नो ब्रीदिंग, हार्ट रेट इज 80 बीट्स पर मिनट, इमीडिएट मैनेजमेंट विल बी। एक बच्चा है, मिकोनियम स्टेन दिख रहा है आपको, और उसके माउथ में भी मिकोनियम है और वो ब्रीदिंग नहीं ले रहा है, लेकिन उसका हार्ट अभी 80 बीट्स पर चल रहा है। तो आप इमीडिएट मैनेजमेंट क्या करोगे, आपको क्या करना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है इंटूबेशन, दूसरा है कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, और तीसरा है वार्मथ एंड सक्शन, और चौथा है ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन। तो आप क्या करोगे, आप करोगे वार्मथ एंड सक्शन। अच्छा, सक्शन करते हैं तो सबसे पहले सक्शन कहाँ से करेंगे, माउथ से, और फिर कहाँ से करेंगे, नोज से। ठीक है, MN ध्यान रखना, पहले M आता है फिर N आता है, तो माउथ से पहले करेंगे और नोज से बाद में करेंगे। और इसमें प्रेशर कितना होता है, 90 to 110 mm ऑफ Hg, ये सक्शन का प्रेशर होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। चौथा है जो अपना 10th क्वेश्चन है, डेफिशिएंसी ऑफ थायमिन रिजल्ट इन द फॉलोइंग एक्सेप्ट। ठीक है, क्या कर सकता है एक्सेप्ट एक के अलावा। तो पहला ऑप्शन है पेरिफेरल न्यूराइटिस कोज कर सकता है, बिल्कुल थायमिन पेरिफेरल न्यूराइटिस कोज कर सकता है। स्टंटेड ग्रोथ कर सकता है, नहीं कर सकता। कार्डियक बेरीबेरी
कार्डियक बेरीबेरी, बेरीबेरी मतलब थायमिन की वजह से, कार्डियक डिसऑर्डर जो थायमिन की वजह से देखने को मिलेगा उसको हम बोलेंगे कार्डियक बेरीबेरी। और इन्फेंटाइल बेरीबेरी, इन्फेंटाइल में अगर बच्चों के अंदर बेरीबेरी देखने को मिलता है, विटामिन थायमिन की कमी से डिजीज देखने को मिलती है, उसको हम बोल देंगे इन्फेंटाइल बेरीबेरी। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर विल बी स्टंटेड ग्रोथ। स्टंटेड ग्रोथ क्या होती है? शॉर्ट हाइटनेस। ठीक है, इसमें ग्रोथ होती है, ग्रोथ रिटार्डेशन हो जाती है। स्टंटेड ग्रोथ मतलब शॉर्ट पीपल होते हैं, उनकी हाइट नहीं बढ़ पाती है, वो आते हैं स्टंटेड ग्रोथ। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, द फॉलोइंग ऑफ प्रोटीन आर ऑल द फंक्शन ऑफ द प्रोटीन आर ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। ठीक है, प्रोटीन के क्या क्या फंक्शन है एक के अलावा। ठीक है, ऑप्शन पहला है बॉडी बिल्डिंग, दूसरा ऑप्शन है रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी टिश्यू, ऑप्शन 3 है सिंथेसिस ऑफ एंटीबॉडीज, ऑप्शन 4 है प्रिवेंट सिंथेसिस ऑफ कोगुलेशन फैक्टर। तो राइट आंसर क्या होगा? प्रिवेंट सिंथेसिस ऑफ कोगुलेशन फैक्टर। कैसे? बॉडी बिल्डिंग करवाता है, बिल्कुल प्रोटीन से बॉडी बिल्ड होती है। ठीक है, प्रोटीन। रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टिश्यू, बिल्कुल प्रोटीन रिपेयर करता है बॉडी टिश्यू को और मेंटेन रखता है। सिंथेसिस ऑफ एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज के सिंथेसिस में प्रोटीन हेल्प करता है। ठीक है, चौथा है प्रिवेंट सिंथेसिस ऑफ कोगुलेशन फैक्टर। ये गलत बात है, क्योंकि प्रिवेंट नहीं करता, प्रोटीन सिंथेसिस करवाता है। जो प्रोटीन का काम होता है वो सिंथेसिस, जो कोगुलेशन फैक्टर होते हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है, कोगुलेशन फैक्टर किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। इसलिए आप नहीं बोल सकते कि प्रिवेंट करता है, इसलिए ये आंसर होगा इसका, एक्सेप्ट। ये काम नहीं होता क्योंकि सिंथेसिस ऑफ कोगुलेशन फैक्टर प्रोटीन का काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट मूव इन एंड आउट विद ईच ब्रीथ इज कॉल्ड। तो क्या होगा? वह वॉल्यूम ऑफ एयर, वो वॉल्यूम एयर जो मूव्स करती है इन एंड आउट ड्यूरिंग ब्रीथ, उसे क्या बोलेंगे? पहला ऑप्शन रेजिडुअल वॉल्यूम, दूसरा ऑप्शन टाइडल वॉल्यूम, तीसरा ऑप्शन एक्सपिरेटरी रिजिड वॉल्यूम, चौथा ऑप्शन इंस्पिरेटरी रिजिड वॉल्यूम। तो राइट आंसर क्या होगा? द राइट आंसर विल बी टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, जो एयर हम ब्रीथ नॉर्मल रेस्पिरेशन में, ये अपना नॉर्मल रेस्पिरेशन में जो हम एयर लेते हैं और छोड़ते हैं उसको हम बोलेंगे टाइडल वॉल्यूम। और रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होती है? जो हम नॉर्मल रेस्पिरेशन के बाद में जो अपने एयर रहती है लंग्स के अंदर, वो होती है रेजिडुअल वॉल्यूम। और एक्सपिरेटरी रिजिड वॉल्यूम क्या होती है? हम जब एक्सपिरेशन करते हैं, एक्सपिरेशन के बाद में जितनी वॉल्यूम रहती है वो होती है एक्सपिरेटरी रिजिड वॉल्यूम। इंस्पिरेटरी रिजिड वॉल्यूम वो होती है इंस्पिरेशन के बाद में जितनी वॉल्यूम एयर रहती है, वो बोलेंगे इंस्पिरेटरी रिजिड वॉल्यूम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द फंक्शन ऑफ द फेलोपियन ट्यूब आर ऑल आर द फॉलोइंग एक्सेप्ट। ठीक है, फॉलोइंग फेलोपियन ट्यूब का कौन सा फंक्शन है एक्सेप्ट एक के अलावा? पहला ऑप्शन फर्टिलाइजेशन, दूसरा है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गेमेट्स, तीसरा है न्यूट्रिटिंग द जाइगोट, चौथा ऑप्शन है इम्प्लांटेशन ऑफ जाइगोट। तो राइट आंसर क्या होगा? इम्प्लांटेशन ऑफ जाइगोट। क्यों होगा? फर्टिलाइजेशन करवाता है क्या फेलोपियन ट्यूब? बिल्कुल करवाता है, फेलोपियन ट्यूब के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गेमेट्स, बिल्कुल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गेमेट फेलोपियन ट्यूब के अंदर होता है। न्यूट्रिटिंग द जाइगोट, जाइगोट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है, बिल्कुल करवाता है। इम्प्लांटेशन ऑफ जाइगोट, इम्प्लांटेशन ऑफ जाइगोट का इम्प्लांटेशन नहीं होता, जाइगोट इम्प्लांटेशन का होता है यूटेरस के अंदर। यूटेरस में कौन से पार्ट पे? फंडस। ठीक है, फंडस के अंदर इसका इम्प्लांटेशन होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, द कॉजेज ऑफ फिटल टेकिकार्डिया आर ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मतलब इसके अलावा, सारे हैं एक के अलावा। पहला ऑप्शन है मेटरनल और फिटल एनीमिया, बिल्कुल हो सकता है। मेटरनल और फिटल इन्फेक्शन हो सकता है। फिटल कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। फिटल हाइपोक्सिया एंड एसिडोसिस। तो राइट आंसर विल बी फिटल हाइपोक्सिया एंड एसिडोसिस। क्यों? क्योंकि एसिडोसिस में टेकिकार्डिया नहीं होता, एल्किलोसिस में टेकिकार्डिया होता है। एल्किलोसिस में क्या देखने को मिलेगा हमें? टेकिकार्डिया। टेकिकार्डिया हमें किस में देखने को मिलेगा? एल्किलोसिस में। ठीक है, तो राइट आंसर विल बी एसिड फिटल हाइपोक्सिया एंड एसिडोसिस, क्योंकि इसके अलावा सारों में टेकिकार्डिया देखने को मिल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं
फर्स्ट ट्राइमेस्टर अबॉर्शन इज डन बाय ऑल द फॉलोइंग मेथड एक्सेप्ट, एक के अलावा किसमें नहीं किया जाता? तो मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन, सक्शन इवाक्वेशन, डायलेशन एंड इवाक्वेशन, हिस्ट्रोटोमी। तो राइट आंसर विल बी हिस्ट्रोटोमी। हिस्ट्रोटोमी एक अबॉर्शन का मेथड नहीं है। क्यों नहीं है? ये है, ये भी है और ये भी है, ये नहीं है। अच्छा, इसका ध्यान रखना, 3 से 12 वीक पे करते हैं इसको भी 3 से 12 वीक तक हम प्रोसीड कर सकते हैं, या फिर हम कर सकते हैं, काम में ले सकते हैं, और ये 12 वीक से बाद तक भी काम में ले सकते हैं। ठीक है। हिस्टोटोमी में क्या करते हैं? हिस्टोटोमी में अगर बच्चा जब डिलीवरी होने वाली होती है, अगर नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं है तो हम इसका यूज़ करते हैं और इसको हम सिजेरियन सेक्शन भी बोलते हैं। ठीक है। हिस्टेक्टोमी अलग वर्ड है, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। हिस्टेक्टोमी में यूट्रस को निकालना होता है। ठीक है। रिमूवल ऑफ द यूट्रस, हिस्टेक्टोमी क्या है? रिमूवल ऑफ द यूट्रस, इसको हम हिस्टेक्टोमी बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ए ब्राउनिश ब्लैक पिगमेंटेड लाइन इन द मिड लाइन फ्रॉम द जिफी टू द सिम्फाइसिस प्यूबिस इज फॉर्म्ड, दिस लाइन इज कॉल्ड। प्रेगनेंसी के टाइम में ब्राउनिश ब्लैक कलर के पिगमेंटेशन की वजह से जो एक लाइन बनती है, मिड लाइन बनती है, उसको ये जिफोइड स्टर्नम से लेके और सिम्फाइसिस प्यूबिस तक बनती है, इसको हम क्या बोलेंगे? तो ऑप्शन एक है स्ट्राई ग्रेविडम, दूसरा ऑप्शन है लीनिया नाइग्रा, तीसरा ऑप्शन है कैपेट मेडुसा और चौथा है स्ट्राई एल्बिकेंस। तो राइट आंसर क्या होगा? लीनिया नाइग्रा। लीनिया नाइग्रा क्या होती है? जिफोइड स्टर्नम से लेके और जो सिम्फाइसिस प्यूबिस है, ये अपना अम्ब्लाइकस है, यहाँ से यहाँ तक एक लाइन बनती है ब्राउनिश पिगमेंटेशन, जिसको हम लीनिया नाइग्रा बोलते हैं। अगर यही एब्डोमेन, ये अपना एब्डोमेन है, इस पे छोटी छोटी पिंक कलर की लाइन, छोटी छोटी पिंक कलर की लाइन बन जाती है ऐसे, ये अपना अम्ब्लाइकस है, ऐसे छोटी छोटी लाइन बन जाएगी तो हम उसको बोल देंगे स्ट्राई ग्रेविडेरम। ठीक है, उसको हम स्ट्राई ग्रेविडेरम। और यही स्ट्राई ग्रेविडेरम आफ्टर प्रेगनेंसी वाइट कलर की हो जाती हैं, वाइट कलर की दिखने लग जाती है, तो हम उसको बोल देंगे स्ट्राई एल्बिकेंस। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फीटल मेम्ब्रेन दैट डज नॉट हैव एनी ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई और एनी लिम्फेटिक सप्लाई इज, क्या होगी? कोरियन, एमनियन, कोरियन एंड एमनियन, नन ऑफ दिस। राइट आंसर विल बी एमनियन। एमनियन की कोई नर्व सप्लाई और ब्लड सप्लाई नहीं होती, कोरियन को सप्लाई होती है।